हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भी गे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाथ कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुमदल में आनंद विभोर। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदें निज संस्कृति रचती। गाजियाबाद की यही है वो बस्ती, वो गली, वो मकान जहाँ एक महान अनोखा चित्रकार रहता है, जिसने अपने मन में ठान रखा है कि वो महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर काव्य रचना कामायनी की एक एक महत्वपूर्ण अभिव्यंजना, प्रमुख घटना को चित्र में उतारेगा। इस क्रम में 100 के करीब चित्र वो बना भी चुका है। उस धुन के धनी चित्रकार का नाम है शेष चंद्र गुप्त। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूव्रते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। शेष जी की साधना में रंगों और स्वरों का अनुपम संयोग पाया जाता है। वे इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि कुल मिलाकर सभी कलाएं एक हैं और ऐसे अनेक बिंदु हैं जहां वे आपस में घुल-मिल जाती हैं। चित्रकला और संगीत के साथ ही अध्यात्म में भी शेष जी की गहरी पैठ है। अध्यात्म को उन्होंने केवल चिंतन मनन का विषय नहीं बनाया, बल्कि जिया है। उनके अनेक चित्र कई लोकप्रिय कैलेंडरों की शोभा बन चुके हैं। अक्षर ज्ञान तब तक शुरू नहीं हुआ था। उस समय मैं अखबार की कटिंग्स में रंग भरा करता था और उसके बाद ही स्कूल जाने का नंबर आ सका। सन 42 में जैसे कि एकदम अगस्त के महीने में हमारे देश में एक उथल पुथल शुरू हो गई थी, उसमें स्वाभाविक था कि मैं भी भाग लेता। 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था मैं उस समय, और उसमें कुछ पिटाई वगैरह मेरी भी हुई। और उसके बाद में फर्रुखाबाद से पुलिस इस तरह बुरी तरह पीछे पड़ गई थी कि मेरे पिताजी ने फिर ट्रांसफ़र करा लिया अपना फर्रुखाबाद से, और हम लोग हाथरस में आ गए। हाई स्कूल मैंने हाथरस से पास किया और उसमें ड्राइंग में ही विशेष रूप से मुझे डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ, फर्स्ट डिवीज़न रही। कई तरह के धंधे किए, सब में असफलता ही मिली लगभग, और अंत में हुआ ये कि मैं ड्रामेटिक्स में इंटरेस्टेड हो उठा। वहाँ उस हमारे ड्रामा क्लब को पर्दों की बड़ी ज़रूरत थी। वो पर्दे मैंने पेंट किए स्वयं, और उन पर्दों की धूम मच गई हमारे एरिया में। नतीजा ये हुआ कि मुझे ये पता लगा कि तुम यहाँ पर काम के आदमी। और फिर मैंने
दिल्ली की ओर रुख किया। दिल्ली में आकर के कला जगत में प्रवेश करने के विचार से ही मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था पूरी तरह से। जब मैंने प्रारंभ किया तो सबसे पहले मेरी इच्छा हुई कि जिन लोगों के प्रति मैं बहुत श्रद्धावान हूँ, जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, जैसे हमारी मीरा हैं, जैसे हमारे आधुनिक लोगों में जयशंकर प्रसाद हैं, इन सब लोगों को पढ़ करके और इतना आह्लाद उत्पन्न हुआ मन में कि जी किया कि बस यही काम करने वाला है। और मैंने उस सब को काम करने से बहुत सारी चित्र रचनाएं की, बहुत से व्यक्ति चित्र बनाए, पोर्ट्रेट्स बनाए, जिनको कि अखबार लगातार छापते रहे। पौराणिक अवतारों और देवी देवताओं के साथ ही उन्होंने अपने समकालीन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र भी बनाए। उन नेताओं के जिन्होंने न केवल देश को दास्ता से मुक्ति दिलाई, बल्कि नए निर्माण की नींव भी रखी। शेष जी से तो मेरा परिचय, जान पहचान जो कुछ भी कहिए, आज से 40-45 साल पुरानी है। करीब करीब जिस समय कि साप्ताहिक हिंदुस्तान आरंभ हुआ था 47 में 1900, प्रायः उन्हीं दिनों वो संबद्ध हो गए थे। और जितनी भी हमारे यहाँ कहानियाँ छपती थी, ऐसी बातें, जितनी भी चित्र के लायक चीज़ें होती थी, सभी का चित्रांकन वो किया करते थे और इतनी खूबी से करते थे और इतनी तेज़ी से करते थे कि हम तो स्तब्ध रह जाते थे कि ये नहीं कि हमारी कहानियों का चित्रांकन किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए बड़े बड़े साहित्यकारों, बड़े बड़े नेताओं के चित्र बनाए। शेष जी ने अमीर खुसरो से लेकर नए से नए प्रमुख हिंदी लेखकों के प्रभावशाली चित्र बनाए हैं। विद्यापति, संत कबीर, बिहारी, रहीम, सूफी कवि जायसी, रसखान, केशव, भूषण, गुरु गोविंद सिंह, घनानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, देवकी नंदन खत्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जीपी श्रीवास्तव, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वियोगी हरि, हरिभाऊ उपाध्याय, भगवान दीन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बाबू भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, भवानी प्रसाद मिश्र, रांगे राघव, मोहन राकेश, निराला और पंत जैसे सिरमौर लेखकों के ये चित्र मात्र व्यक्ति चित्र नहीं, व्यक्तित्व चित्र हैं। मैंने भारतीय भाषाओं में अन्य लोगों के चित्र, अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों के चित्र बनाए और मेरी इच्छा है कि मैं समस्त भारतीय भाषा परिवार के लिए ये काम करूं। और लगभग जितने चित्र मैंने बनाए हैं, मुझे लगता है कि अन्य किसी व्यक्ति ने इतने चित्र साहित्यकारों ने नहीं बनाए। और मैं हिंदी साहित्य के बारे में तो कह ही सकता हूँ कौन से। शेष जी के साथ हम लोगों का बहुत पुराना संबंध है। वो सस्ता साहित्य मंडल में आए, मुझे याद नहीं आता कि वो किस संघ की बात है, लेकिन जब वो जुड़े तो ऐसे जुड़े कि आज तक सस्ता साहित्य मंडल की पुस्तकों के जितने मुख पृष्ठ तैयार होते हैं, उनमें से अधिकांश शेष जी तैयार करती हैं। मुझे
उन मुख पृष्ठों की जो डिज़ाइन बनाते हैं उनसे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि शेष जी जो डिज़ाइन बनाते हैं उनमें कला तो होती ही है, चित्र बनाते हैं और उसके साथ जो मुख पृष्ठ हैं उनका नाम भी देते हैं, शीर्षक इत्यादि। लेकिन उसके साथ मुझे जिस चीज़ से सबसे अधिक प्रसन्नता होती है वो ये कि मैं ये देखता हूँ कि मुख पृष्ठ बनाने के साथ साथ उनका विशेष रुझान भारतीय संस्कृति और भारतीय तत्वज्ञान की ओर रहता है। साहित्य प्रेमी शेष जी ने नायिका भेद भी चित्रित किए हैं, 8 के 8। ये चित्र कांगड़ा शैली में हैं, पर हैं बड़े मौलिक। उन्होंने ट्रांसपेरेंसियों जैसे पारदर्शक चित्र तथा दो तरफा चित्र बनाने के चमत्कारी प्रयोग किए हैं। पलक झपकते हूबहू चित्र बनाने में शेष जी बेमिसाल हैं। घर के बच्चों ने जिद की और आनन फानन में चित्र तैयार। ये देखो, ये हो गई इसकी। शेष जी को चित्रकला विरासत में नहीं मिली, पर वे चाहते हैं कि उनके परिवार में चित्रकला की परंपरा चलती रहे। वे चित्र रचते ही नहीं, चित्रकला सिखाते भी हैं। ये हो गया इसका। मेरा सबसे छोटा बेटा जो है उसने चित्रकला की ओर कदम बढ़ाया। उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से BFA किया। मतलब जैसे ये पशुओं के चित्र बनाना थोड़ा अलग है, इसमें ऑयल पेंटिंग के अंदर, वाटर कलर के अंदर किया है मैंने, और थोड़ा नेचर स्टडी भी किया है और आगे भी करना चाहता हूँ इस तरीके से। अपने अगाध संगीत प्रेम से प्रेरित हो उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों को खींचकर एक संगीत संस्था श्रुति की स्थापना की। संगीत को जनता तक पहुंचाने के लिए हमने शाहदरा में एक संस्था बनाई थी। मित्र मंडल सारा इकट्ठा था उसमें हमारा, और उन लोगों ने सबने मिल करके जो कुछ वहाँ पर करना चाहा, कार्यक्रम वगैरह जो हमने किए वो अद्भुत हुए। सचमुच अद्भुत ही है शेष जी का व्यक्तित्व। चित्रकला, संगीत और अध्यात्म की साक्षात त्रिवेणी। यही कारण है कि वे राष्ट्र नेताओं से लेकर आम आदमी तक का सच्चा प्रेम और आंतरिक सम्मान पाते रहे हैं। जब भारत भूमि एक ही भाषा बोलती थी, जिसका संस्कार कर महर्षि पाणिनि ने संस्कृत नाम दिया था, कालांतर में जैसे जैसे हमारे जनमानस का ह्रास होता गया, भाषा में विकार आया और विभिन्न प्रांतों के साधारण लोग स्थानीय प्रभाव से अपभ्रंश का व्यवहार करने लगे। परंतु सभ्य समाज की भाषा संस्कृति ही रही। सम्राट हर्ष के समय उत्तरापथ की भाषा एक नया ही रूप ग्रहण कर संपर्क भाषा बनी, जो हिंदी की पूर्ववर्ती थी। किंतु धार्मिक सम्मेलनों में, जैसे कुंभ का पर्व आदि में, साधु सन्यासियों की भाषा हिंदी जैसी होती गई। फिर मुसलमान आए और विजेताओं की भाषा फारसी राजभाषा बनी, किंतु जनसाधारण की भाषा हिंदवी हो गई। राजस्थानी अपभ्रंश के मुकाबले खुसरो की हिंदवी आज की हिंदी की अधिक निकट थी। अतः यदि हम हिंदी का पहला कवि खुसरो को माने तो अधिक उपयुक्त होगा, और इस प्रकार 13वीं शताब्दी हिंदी का जन्म समय है। तो हिंदी के पहले कवि जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्हीं के शब्दों में मीठे लागे वाके बोल को चरितार्थ करती भाषा वाले रचनाकार थे। उनका जन्म 1253 और मृत्यु 1324 में। विद्यापति मधुर मधुर रसार थे,
हिंदी के जयदेव, मैथिल कोकिल, विद्यापति संवत 1425 से 1597 तक इस धराधाम में रहे। भक्ति की गंगा और श्रृंगार की यमुना के संगम थे। तद छुयो नहीं, कलम धरेओ नहीं हाथ, थे तो अनपढ़ परम परम ज्ञान की खान थे कबीर। 1399 में जन्मे थे। उनकी वाणी थी, क्योंकि मर तो वो सकते नहीं थे, अमर थे। हरि मरे हैं तो हमहू मरे हैं, हरि न मरे हैं हम काहे मरे हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि पाका कुंभ कुमार का, बहुरी के चढ़िया चाक। सारे संप्रदायवादियों अपनी पैनी बाणी से डांटते हुए उन्होंने कहा है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना, चढ़ चढ़ मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। साथ में उन्होंने हिंदुओं को गाया है कि पानी में ही, अगर गंगा जी में ही स्नान करने से अगर मुक्ति प्राप्त हुई होती तो मछली क्यों उतर जाती। अंत खंडन निपुण बानी विमल रैदास की। मीराबाई जैसी गुरु के कबीर और कबीर के गुरु भाई ने कहा कि जो मन चंगा कठौती में गंगा। 1398 में संसार में आए, पर गहरी अंतर्दृष्टि थी और सहज कवित्व में भाषा के कवि सूरदास जी हैं। अपने श्याम से पैद करते हैं, हृदय ते जब जाओगे सबल बदऊंगो तो। वे उनके लीला सहचर थे। वात्सल्य का सर्वोत्तम चित्रण सूरदास का ही है। उनका जन्म 1478 और मृत्यु 1567। हर हाथ विकानी लोग कहें बिगड़ी, मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल। इस खरीद बेच में माधुरी का भाव पूर्ण हो गया। मीरा मेवाड़ की महारानी थी, पर गिरधर श्याम की चाकरी उनका प्रिय था और प्रेम की दीवानी अंत में प्रीतम से एक में एक हो गई। 1546 में उनकी मृत्यु हुई। राम कथा को भारत की बाइबल बना दी। जैसे बाइबल संसार भर में जन जन में प्रचारित हो गई, उसी प्रकार तुलसी की राम कथा, तुलसी का रामचरितमानस सारे भारत में व्याप्त है। विद्वान पंडित जनभाषा में भक्ति ज्ञान वैराग्य नीति की स्रोतस्विनी बहाकर तुलसी ने मर्यादा की स्थापना करते हुए वे अपने प्रभुमय हो गए। काव्य के सभी गुणों, गेयता, धन्यात्मकता, अलंकार योजना, मार्मिकता, भाव प्रवणता और रस परिपाक तुलसी का अनुपम है। रहीम के शब्दों में गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी 100 सुत होए। उनका जन्म 1611 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। महादानी, बहुभाषाविद, नीति निपुण, गुणग्राही, शासक कुल के तो थे, परंतु स्वदेश और स्वभाषा के महाकवि रहीम खान खाना अपने जैसे आप ही थे। देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। उनका जन्म 1515 में हुआ और मृत्यु 1610। सैयद इब्राहिम जो है रोज रसखान, सो है रसखानी। वो कहते हैं मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। ऐसी भावना वाले दिल्ली में 1558 में जन्मे, परंतु अंत उनका ब्रज में जाकर 1618 ईस्वी में हुआ। ब्रजभाषा का पूर्ण माधुर्य रसकान में ही उजागर हुआ है। अब आए हैं हमारे बिहारी, ससैया के दोहरा ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। गागर में सागर भरने वाले कविवर बिहारी 1603 से 1663 तक जीवित रहे। दोहे लिखे हैं, मानो चित्र बनाए हैं। सोम करे भोहनी हंसे, देन कहे नट जा। वेदों के विख्याता महर्षि स्वामी दयानंद
हिंदी के बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्होंने अपने समय में सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके हिंदी भाषा को प्रश्रय दिया, और उनसे भी ज़्यादा श्लाघनीय हैं हमारे केशव चंद्र सेन, जिन्होंने उनको इस ओर प्रवृत्त किया। हिंदी गंगा जब आगे बढ़ी तो सबसे पहले कई लोग आते हैं जो अग्रणी हैं इस मामले में। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा उत्कृष्ट निबंध लेखक थे। उन्होंने साहित्य, समाज, राजनीति आदि सभी विषयों पर रोचक शैली में विचारोत्तेजक निबंध लिखे हैं। इसके अलावा वह हिंदी में आलोचना का प्रारंभ करने वालों में से एक हैं। उनका जन्म 3 जून 1844 में हुआ और निधन उनका 20 जुलाई 1914। उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतीय हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी और इस युग का प्रवर्तक कहा जाता है। कवि होने के साथ साथ वो नाटककार, निबंधकार और व्यंग्यकार भी थे। उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में समान रूप से लेखन कार्य किया। सही मायनों में वो भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे, और उनका जन्म 9 सितंबर 1850 और निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ। बोलो। खड़ी बोली हिंदी को साहित्य में प्रतिष्ठित करने वाले भारत हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें प्रताप नारायण मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। बहुचर्चित भजन पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, मिश्र जी का ही लिखा हुआ है। उनका जन्म 1856 में हुआ और निधन 1894। ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि श्रीधर पाठक को खड़ी बोली हिंदी कविता का भी उन्नायक कहा जाता है। उनका प्रतिवर्ण बेजोड़ है। काश्मीर सुषमा नामक उनकी अकेली रचना ही ऐसी है जिससे उनके प्रतिवर्णन की अद्भुत क्षमता का परिचय मिलता है। उनका जन्म 1859 में हुआ और निधन 1928 में। विधा को हिंदी साहित्य में लोकप्रिय स्थान दिलाने का श्रेय बाबू देवकीनंदन खत्री को जाता है। उनका उपन्यास चंद्रकांता हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए ही उन दिनों लोगों ने हिंदी सीखी। इसके अलावा उन्होंने चंद्रकांता संतति नाम से अन्य उपन्यास और उसके बाद भी भूतनाथ आदि से बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। 18 जून 1861 को जन्म लिया और 1 अगस्त 1913 को निधन हुआ। 1864 ईस्वी को एक नए बालक ने जन्म लिया जिसका नाम भविष्य में जाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध हुआ। हिंदी भाषा को नई दिशा और उसके साहित्य को आज का रूप देने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही है। हिंदी के विकास को नेतृत्व प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही और सरस्वती को सजाने संवारने का काम उसके संपादक आचार्य द्विवेदी ने किया। उन्होंने हिंदी में अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया और साथ ही साहित्यिक क्षेत्र में व्याप्त बहुत सी अराजकताओं का निराकरण भी किया। उनके बहुमुखी नेतृत्व के आधार पर ही हिंदी साहित्य का वह युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उनका निधन 21 दिसंबर 1938 को हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जिस प्रकार द्विवेदी जी ने हिंदी के गद्य को एक नया मोड़ दिया, उसी प्रकार हिंदी काव्य की रचना में आचार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का स्थान है। उन्होंने भी ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में हिंदी कविता को प्रारंभ किया और बहुत ही मार्मिक रूप में कृष्ण के चित्त चरित्र का उन्होंने चित्रण किया है। वस्तुतः
वो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 और निधन 16 मार्च 1947 को हुआ। बाबू बाल मुकुंद गुप्त मूलतः उर्दू के पत्रकार थे, परंतु बाद में हिंदी में आ गए और हिंदी पत्रकारिता के लिए उन्होंने कार्य किया वो उनकी सतर्क और सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। भारत मित्र में उनके नियमित शिव शंभू के चिट्ठे और खत में उनके व्यंग्यों को प्रखरता देखते ही बनती है। उनका जन्म 14 नवंबर 1865 में हुआ और मृत्यु 18 सितंबर 1907 को हुई। आधुनिक हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा कहानी और उपन्यास को प्रदर्शित करने में अपने योगदान के लिए मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। प्रगतिशील मानवतावादी दृष्टि से पूर्ण उनकी कहानियों और उपन्यासों ने भारतीय जन चेतना को सर्वाधिक प्रभावित किया। वो वास्तव में, और अब तो खैर उनका अनुवाद अन्य विदेशी भाषाओं में भी सर्वाधिक हुआ है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 और निधन 8 अक्टूबर 1936 को। मूलतः पंजाबी भाषा के लेखक थे, किंतु हिंदी में भी उनके 5 निबंध मिलते हैं। ये निबंध हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हिंदी के विकास में इन निबंधों का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। इनका जन्म 1881 में और मृत्यु 1931 में। इसका नाम था उसने कहा था। उसकी कहानी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई थी हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसके लेखक थे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी चंद्रधर शर्मा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ज्योतिष और पुरातत्व क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने बहुत कम कहानियां लिखी, लेकिन जो लिखा वो अद्भुत था। उनका जन्म 25 जुलाई 1883 और निधन 11 सितंबर 1922 को हुआ। भाषा के प्रचारक विमल बीए पास, नाम उनका एक ही है श्याम सुंदर दास। सौम्यशील निधान बाबू श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक, कर्मठ और हिंदी के अनन्य सेवक थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। प्राचीन ग्रंथों की समीक्षा और समालोचना के अतिरिक्त मौलिक लेखन और अनुवाद कार्यों के माध्यम से भी उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। वो कविता, नाटक, निबंध, समालोचना आदि सभी विधाओं में लिखते थे, परंतु मनोवैज्ञानिक और भावों के ऊपर लेखन उनका अद्भुत है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1884 और निधन फरवरी 1941 को हुआ। हमारे देश में राष्ट्र कवि के रूप में पहला व्यक्ति जो प्रतिष्ठित हुआ उसका नाम था मैथिली शरण गुप्त। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, ये उसकी भावना थी। उनकी कविता ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी कविता का विशेष योगदान रहा। उनकी कविता मानवीयता और पर दुखकातर वैष्णवता की सात्विक अभिव्यक्ति है। दद्दा के विनीत अनुज और हृदय को छूने वाली कविता मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर के रचयिता श्रेष्ठ कवि है। सादा जीवन और गांधी भक्त, शांत और करुण रस के भावुक तपस्वी है। वर्मा एक ऐसा नाम है जिसने ऐतिहासिक उपन्यासों में एक स्थान बनाया। उनके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में लिखे हुए कई उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनमें से झांसी की रानी और मृगनयनी सर्वाधिक चर्चित है। उन्होंने नाटक भी लिखे, पेशे से वकील थे। उनका जन्म 9 जनवरी 1889 को और निधन 23 फरवरी 1969 को हुआ। माखनलाल जी
एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते रहे और बहुत ही राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं की रचना वो करते रहे। उन्होंने जनता को जगाया। उनकी एक कविता एक फूल की अभिलाषा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की कामना का प्रतीकात्मक चिंतन है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 और निधन 30 जनवरी 1968 को हुआ। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद ने कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गद्य गीत आदि विविध विधाओं में लिखा है, परंतु इन सब में कामायनी जो है उनका महानतम ग्रंथ सिद्ध हुआ। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों को भी आधुनिक संदर्भ देते हुए और बहुत ही प्रांजल भाषा में रचनाएं की। उनके प्रबंध काव्य कामायनी और नाटक चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य में बहुत उच्च स्थान है। उनका साहित्य अमर है। उनकी जो उपमाएं हैं अपने आप में अद्भुत हैं। कामायनी से लेते हैं अलकें बिखरी जो तर्क जाल, इतना सुंदर है क्या कहा। 30 जनवरी 1890 को वे उत्पन्न हुए और 15 नवंबर 1937 को अल्पावस्था में उनका निधन हो गया। नहीं तो उन्होंने पता नहीं कितना सुंदर कार्य और हिंदी को कितना आगे बढ़ाया होता है। 9 अप्रैल 1893 को जन्मे और 14 अप्रैल 1963 को चले गए। ये भुमक्कड़ व्यक्ति थे। राहुल सांकृत्यायन उनका बाल का नाम है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यासकार, नाटक, जीवनी और निबंध आदि लिखे। भाषा विज्ञान के पंडित थे। अद्भुत चिंतक थे। बौद्ध साहित्य का गहन अध्ययन किया था और लद्दाख, तिब्बत आदि स्थानों पर जाकर अनेक प्राचीन पांडुलिपियों की खोज की और उन्हें प्रकाश में लाए। वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं के विद्वान थे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। क्रांति के अग्रदूत कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी कविता की राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि हैं। वो उन कवियों में से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कविता के माध्यम से व्यक्त करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। वे जन्मे 8 दिसंबर 1897 को और उनका निधन 19 अप्रैल 1960 को हुआ। दृष्टि शुद्ध और परिमार्जित करने की दिशा में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। वो प्रमुखतः व्याकरणाचार्य और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। वे खड़ा बोलने वाले और बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति थे। उनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ और 12 अगस्त 1981 को उनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य में निराला का नाम छायावाद के सर्वोच्च कवियों में लिया जाता है। निराला की काव्य प्रतिभा केवल छायावाद तक ही सीमित नहीं थी, अपितु वो छायावाद की सीमाओं को पार करके प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद तक भी पहुंचे। निराला मूलतः कवि थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहानियां और रेखा चित्र भी लिखे। वे वास्तव में बहुत भावुक कवि थे। उनका जन्म 21 फरवरी 1899 और निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। बात को स्थिर करने के लिए और उसमें बहुत सुंदर कविता करने के लिए पंत जी का नाम प्रमुख है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से मानव मन की विभिन्न अनुभूतियों को वाणी देने के अलावा स्वतंत्र रूप से भी अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण किया है। इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उन्होंने कुछ नाटक और निबंध भी लिखे। उनकी काव्य की विशेषता है उसकी गेयता और ध्वन्यात्मकता। जैसे तुहिन तरल कुंद धवल तारावली। 2 को जन्मे इलाचंद जोशी जी अब प्रेमचंद के बाद के काल में कथा साहित्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियों को
और मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति को विशेष परिचय दिया है। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कहानियां उपन्यास लिखे हैं। उनका निधन 13 दिसंबर 1982 को हुआ। चरण जी वर्मा चित्रलेखा के अमर रचनाकार हैं। उनका उपन्यास चित्रलेखा अपने समय में युवकों के हृदय को एकदम काबू कर लेता। पाप पुण्य की परिभाषा करते हुए पाठकों में एक नई चेतना का जन्म उनकी उस उपन्यास को पढ़ने के बाद हुआ। वो कवि भी थे, समीक्षा और समालोचक भी थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1903 और निधन 5 अक्टूबर 1980 को हुआ। कम्युनिस्ट थे, प्रगतिशील आंदोलन के उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। उनकी कहानियां उपन्यासों में यथार्थवादी चित्रण है। विभाजन पर उनका उपन्यास झूठा सच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। यशपाल की क्रांति कराई भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 और निधन 25 दिसंबर 1976 को हुआ। हरिवंश राय जी बच्चन, मिट्टी का तन मस्ती का मन, हाला प्याला मधुबाला की प्रतीक योजना द्वारा युवकों के हृदय सम्राट कवि बच्चन ने जीवन के सुंदर को शिव की ओर मोड़ा है। अमिताभ बच्चन में बच्चन के रूप में जुड़े हुए। कुमारी चौहान राष्ट्रीय विचारों की कवित्री है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये उनकी कविता बहुत प्रसिद्ध हुई। लेखन के साथ साथ वो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी रही, परंतु परमात्मा के यहाँ से उनका बुलावा बहुत शीघ्र आ गया और 1904 में उन्होंने जन्म लिया और 12 अप्रैल 1948 को उनका निधन हुआ। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार संत हृदय थे। कल्याण द्वारा हिंदू जगत की जैसी सेवा उन्होंने की है वैसी शायद ही किसी ने की हो। वे हमारे समाज को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर भारतीय ज्ञान भक्ति और वैराग्य में दृढ़कर परम भागवत भाई जी ने समाज को जो पथ प्रदर्शन किया वो अद्भुत है। हम उनके सदा ही ऋणी रहेंगे। तब हास्य व्यंग के लेखक हैं। उन्होंने श्री जीपी श्रीवास्तव हास्य व्यंग के लेखक हैं। उन्होंने अपनी रचना लखोरी लाल के लिए रंगीन चित्रों से उस समय सजाया था। समय की विचित्रता जिसका अजीब हंसते हंसते आदमी पढ़ते हुए लोट टिपोट हो जाए। उनका अंतिम समापन शेर था, शरबते वस्ल मिला हमको तो सिरका होकर। भारतीय दर्शन, कला और पुरातत्व की त्रिवेणी, भारतीय मनीषा के पुरोधा, अपने सरल सादा जीवन से ऋषि जैसे प्रतिष्ठा प्राप्त साहित्यकार हैं। जैनेन्द्र कुमार जी प्रेमचंद के बाद हिंदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथाकार, उपन्यास और उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में पात्रों का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया। कथाकार के अतिरिक्त वो विचारक भी थे। उन्होंने कथा साहित्य के अलावा दार्शनिक निबंध भी प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। 2 जनवरी को उनका जन्म 1905 को उनका जन्म हुआ और 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हुआ। 26 मार्च को 1907 को पैदा हुई और निधन उनका 11 सितंबर 1987 को हुआ। महादेव वर्मा छायावाद युग की प्रमुख कवियत्री हैं। उनकी कविताओं में छायावाद, रहस्यवाद, अध्यात्मवाद की अंतर्धारा धारा निरंतर विद्यमान रहती है। पीड़ा उनकी कविता का प्रमुख स्वर है। महादेवी जी कविताओं के अतिरिक्त अनेक रेखाचित्र और संस्मरण भी लिखे हैं। पशु पक्षियों पर लिखे गए उनके रेखाचित्र बहुत चर्चित हुए हैं। उन्होंने अपने बहुत सुंदर कविताओं के साथ बहुत सुंदर चित्र भी बनाए।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम बैजनाथ द्विवेदी था। वे व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी लिखते रहे। द्विवेदी जी मूलतः समालोचक और निबंधकार थे। उन्होंने कबीर पर महत्वपूर्ण कार्य किया है, परंतु उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वे भी अद्भुत हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा उनकी विशिष्ट रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। 19 अगस्त 1907 को वे पैदा हुए और 19 मई 1979 को उनका निधन हुआ। सिंह दिनकर प्रमुखतः राष्ट्रीय धारा के कवि हैं। इसके अलावा वो प्रगतिवादी विचारधारा से ही प्रभावित थे। उनके प्रबंध काव्यों में उर्वशी बहुत चर्चित हुआ, कुरुक्षेत्र भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने विचारपूर्ण निबंध भी लिखे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 और निधन 25 अप्रैल 1974 को। 13 जनवरी 1911 को पैदा हुए और 12 मई 1993 को अस्त हो गए। कवियों के शिरोमणि के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। उनकी कविताओं की विशिष्टता भावों, कोमलता और शिल्प की कलात्मकता है। खत्म। अब आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के इतना लंबा नाम और उतना ही लंबा काम। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अज्ञेय ने आधुनिक साहित्य को अपने लेखन से प्रभावित किया। उन्हें साहित्य में भाषा शिल्पी के रूप में भी माना जाता है। नवभारत टाइम्स के संपादक रहे और नई कविता का सूत्रपात उन्होंने ही किया। इसके अलावा उनके द्वारा संपादित सप्तकों की हिंदी कविता में अपनी अलग पहचान है। उपन्यासकार के रूप में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि उन्होंने बहुत सुंदर उपन्यास लिखे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी नई कविता धारा के प्रमुख कवि हैं। गांधीवादी विचारधारा को काव्य में प्रकट करने में और ये विशेष इनका योगदान है। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। उनकी गीत फरोश कविता बहुत लोकप्रिय है। 29 मार्च 1913 को उनका जन्म हुआ और 20 फरवरी 1985 को उनका निधन हुआ। अमृतलाल नागर लखनऊ में अपनी मस्ती के लिए प्रसिद्ध है। बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस जैसे बहुचर्चित उपन्यासों के लेखक अमृतलाल नागर कथाकार व नाटककार भी थे। अवध की पृष्ठभूमि में उन्होंने कई मार्मिक रचनाएं लिखी हैं। उर्दू हिंदी का सम्मिश्रण उनकी भाषा की विशेषता है। हास्य और व्यंग और मार्मिकता उनकी रचनाओं की विशेषता है। बहुत प्रगतिशील धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। 4 शतक में संकलित हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में आम आदमी की पीड़ा और जन संघर्ष को वाणी दी। वे 13 नवंबर 1917 को पैदा हुए और 11 सितंबर 1964 में चले गए। मणिश्वरनाथ रेणु बिहार में पैदा हुए। आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के लेखक और बहुत भावना के भावप्रवण कथाओं के रचयिता हैं। गांव के रीति रिवाजों, पर्वों, उत्सवों, सामान्य जनजीवन का उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में अद्भुत चित्रण किया है। मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम पर उनकी फिल्में भी बन चुकी हैं। उनका जन्म 4 मार्च 1921 और निधन 11 अप्रैल 1970 को हुआ। दक्षिण भारत में पैदा हुए, किंतु आकर के उत्तर भारत में हिंदी में उन्होंने बहुत श्रेष्ठ रचनाएं की। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, अनुवाद आज सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इतिहास और राजनीति जैसे विषयों पर लिखा।
कब तक पुकारूं और गज़ल उनकी चर्चित रचनाएं हैं। 17 जनवरी 1923 को पैदा हुए और उनका निधन 12 सितंबर 1962 को हो गया। श्री मोहन राकेश 8 जनवरी 1925 को पैदा हुए और 3 दिसंबर 1972 को उनका निधन हो गया। वे बहुत जल्दी इस संसार से चले गए। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ हैं। मलबे का मालिक उनकी बहुचर्चित कहानी है। नाटककार के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हैं। उनका आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक बहुत चर्चित रहा। कुछ दिनों तक उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। 15 सितंबर 1927 को उत्पन्न हुए और 24 सितंबर 1983 चले गए। सर्वेश्वर दयाल जी नई कविता के आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। 30 सप्तक में उनकी कविताएं संकलित हैं। वो दिनमान तथा बाल पत्रिका पराग से भी संबंध है। 1929 को जन्मे श्री रघुवीर सहाय नई कविता के अग्रणी कवि हैं। दूसरा सप्तक में उनकी कविताएं संकलित नहीं हैं। आम आदमी का संघर्ष उनकी कविताओं में प्रमुखता से हो रहा है। सामाजिक विसंगतियों को वो बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से रेखांकित करते हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 और निधन 30 दिसंबर 1990 को। श्री श्रीकांत वर्मा 18 सितंबर 1931 को इस पृथ्वी पर आए और 25 मई 1986 को चले गए। श्रीकांत वर्मा नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नया मुहावरा दिया। वो कुछ दिन तक हमारी पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। ऊपर कागज है ना, इधर है सही, सीधी इधर है। पैर नहीं आ रहा उसका उलट दे। वो पीछे वाला दिख रहा है। वो आनी चाहिए गुलाब। वो भी गायब हो जाएगी फिर। तो आधी पहले ही है। नहीं, लेकिन वो उसके अंदर जो गुलाब है ये करेक्टर है। बस ये और 3 किलो फोटो खिंचवानी। हटाओ हटाओ, मैं हटाते जाओ, हटाते जाओ। नहीं लगाने को नहीं। कहीं तो दोनों चलो।